हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल मंत्रा। और ये आपका यूनिट नंबर 5 है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की सीरीज चल रही थी और इस यूनिट का नाम है आपका काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। तो यूनिट 1, 2, 3, 4 आपकी कंप्लीट हो चुकी है और ये यूनिट आपकी 5 है। और इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे आपके डी एलम्बर्ट थ्योरम, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, और आपका जो दूसरा है वो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। दो प्रिंसिपल को पढ़ेंगे और इन दोनों प्रिंसिपल पे क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। और ये आपकी यूनिट नंबर 5 है, मीन्स आपका यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, सेमेस्टर में यदि आपको पास होना है तो आप यदि 4 यूनिट को भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो भी आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। 5वीं यूनिट में सिर्फ हम लोग उन्हीं टॉपिक को टच किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उसके हिसाब से आपके 2-3 टॉपिक बनते हैं, तो उन्हीं टॉपिक को हम डिस्कस कर दे रहे हैं। तो पहला आपका जो टॉपिक है काइनेटिक्स का, मतलब देखिए क्या है कि डायनेमिक्स के 2 पार्ट होते हैं। पहले हम आपको बता देते हैं। स्टैटिक तो पूरा खत्म ही हो चुका है, तो डायनेमिक्स के आपके 2 पार्ट होते हैं। एक किनेमेटिक्स होता है, एक सेकंड थोड़ा अलाइनमेंट हो जाए। एक तो आपके पास किनेमेटिक्स होता है जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। डायनेमिक्स आपका बेसिकली 2 पार्ट में है। पहले भी वाले वीडियो में भी हमने बताया था, जब आपका यूनिट 1 हम स्टार्ट किए थे तो उसमें भी हम आपको बताए थे। तो एक आपका इसके डायनेमिक का पार्ट होता है किनेमेटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ते क्या हैं, इसमें स्टडी ऑफ मोशन, किसी बॉडी पर, ठीक, मोशन का स्टडी हम लोग कर लेते हैं। यदि ये आपका पिछले वाले यूनिट में सर आपके कंप्लीट कराए हैं, तो ये इसमें होता क्या है, इसमें आपका स्टडी ऑफ मोशन होता है, ठीक। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन जो है, मोशन का इक्वेशन लगा करके कहानी को ख़त्म कर देते हैं। मीन्स एनालिसिस हम इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा करके सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको सर पिछले वाले यूनिट में बताए होंगे, ठीक। यदि आप लोग यूनिट 4 नहीं देखे हैं तो आप लोग यूनिट 4 को देख लीजिए। तो किनेमेटिक्स वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं मोशन का, ठीक। किसी बॉडी पर, ठीक, कोई बॉडी यदि मोशन में है तो उसका हम लोग स्टडी कर लेते हैं। और इसमें हम लोग जो यूज करते हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, ओनली इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन ये जो आपका दूसरा पार्ट इसका बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक्स, यूनिट 5 में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। काइनेटिक्स की कहानी चलेगी। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें तो हम लोग स्टडी ऑफ मोशन करते ही करते हैं, ठीक। साथ ही साथ हम लोग स्टडी ऑफ फोर्स भी कर लेते हैं। मोशन के साथ साथ फोर्स भी कर लेते हैं, फोर्स की भी कहानी कर लेते हैं, फोर्स का भी स्टडी कर लेते हैं। इसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ साथ इक्वेशन ऑफ फोर्स और टार्क दोनों को यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग जो यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन प्लस इक्वेशन ऑफ फोर्स एंड टॉर्क, ठीक। टॉर्क दोनों को हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक। दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अब पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहला टॉपिक तो सिलेबस के हिसाब से ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो आप लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ को जानते ही हैं, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डी एलम्बर्ट थ्योरम से, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से। तो लिख देते हैं
डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। एक सेकेंड, यस रिकॉर्डिंग पर है। चेक करना था, क्या होता है कभी कभी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं होती है और हम लोग बोलते ही रह जाते हैं, तो चेक करना पड़ता है। ठीक, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चांस है कि ये आपका AKTU में पूछा जाए। इस डी एलम्बर्ट देखिए किए गए थे, वो जितनी भी डायनेमिक की प्रॉब्लम्स थी, ठीक, उनको इन्होंने स्टैटिक समझ करके सॉल्व कर दिया, स्टैटिक मान करके सॉल्व कर लिया। जैसे डायनेमिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास न्यूटन का सेकेंड लॉ भी था, ठीक, F = ma, ठीक, तो इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी न्यूटन के सेकेंड लॉ से, ठीक, न्यूटन सेकेंड लॉ। लेकिन होता क्या था, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती थी जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती थी, तो उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता था। तो फिर आपके ये नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम डी एलम्बर्ट्स था, ठीक, तो एक नई थियरम के साथ आया और वो आपका प्रिंसिपल कहलाया डी एलम्बर्ट थियरम। देखिए इस प्रिंसिपल में करते क्या है, जितनी भी डायनेमिक्स का मतलब ये होता है कि बॉडी आपकी मोशन में है, ठीक, स्टैटिक में नहीं है, बॉडी आपकी मोशन में है, बॉडी आपकी मूव कर रही है। तो इन्होंने किया गया, उसको स्टैटिक मान करके सॉल्व कर डाले। जैसे ये आपका कोई एक ब्लॉक है, ठीक, तो इस ब्लॉक का कुछ अपना वेट होगा, ये आपका हो गया कुछ वेट, इस ब्लॉक पे आप लगा दीजिए फोर्स, ठीक, तो अब ये ब्लॉक होगा क्या, ये ब्लॉक मूव करने लगेगा इधर, ठीक, ये ब्लॉक आपका मूव करने लगेगा इस साइड में, इधर आपका मूव करने लगेगा। लेकिन इस प्रिंसिपल में करते क्या है कि डायनेमिक एक इमेजिनरी हम लोग इनर्शिया फोर्स ले लेते हैं, ठीक, ताकि ये जो आपका ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम में हो जाए, ठीक। मतलब डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल जो है ये बेसिकली बेस्ड ही है डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे। तो यदि हम लोग देखिए ये आपका फोर्स F लग रहा है, तो इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हम लोग यहीं से एक इमेजिनरी, ठीक, सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं इसको स्टैटिक कंडीशन में बनाने के लिए, ठीक, तो इमेजिनरी इनर्शियल फोर्स हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। यदि इसका मास m है, ठीक, इस ब्लॉक का जो मास m है, तो आप लोग जानते ही हैं कि ये आपका m इंटू ये होगा एक्सेलरेशन, जहाँ ये आपका एक्सेलरेशन है, ठीक। तो बेसिकली अब हम लोग लगा देते हैं समेशन ऑफ एफएक्स, ठीक, स्टैटिक वाली कहानी, क्योंकि डी एलम्बर्ट जो है वो स्टैटिक की ही कहानी पे काम कर रहे हैं, तो समेशन ऑफ एफएक्स = 0 ये हम आपको स्टैटिक में बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली दो फोर्स हैं एक्स डायरेक्शन में, एक ये और दूसरा ये आपका जो हम लोग फोर्स माने हैं, जिसको हम लोग इमेजिन किए हैं, ठीक, ये जो आपका इमेजिनरी फोर्स है, ठीक, तो होगा क्या, ये आपका F हो गया और ये आपका माइनस FI हो गया = 0। तो F = हो गया, सॉरी, F माइनस, देखिए FI की वैल्यू यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन है, = 0। तो यही आपका प्रिंसिपल डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल कहलाता है। तो यदि डिफिनीशन की हम लोग बात करें तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, द बॉडी will be in dynamic equilibrium, okay, under the application of imaginary inertia force,
इस वाले फोर्स को इनर्शिया फोर्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मास आपका आ गया है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इमेजिनरी इनर्शिया फोर्स एफ आई। ठीक, मतलब ये है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल ये कहना चाह रहा है कि डायनेमिक्स की प्रॉब्लम को हम लोग स्टैटिक में आपको मान लेंगे, ठीक, और आपकी जो भी बॉडी है या फिर ब्लॉक है वो आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कंसीडर करके ये इन्होंने अपना प्रिंसिपल दे दिया। यही प्रिंसिपल आपका है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल पर आपको हम एक क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक, और शायद ये पिछली बार पूछा भी गया था। क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन देखिए क्या है। टू बॉडीज मासेस 80 kg 20 kg, ये आपकी एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ठीक। इसका आपका जो मास है 80 kg है, इसका मास 20 kg है, ठीक। कनेक्टेड बाय थ्रेड अलोंग रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये आपका थ्रेड है जिससे कनेक्टेड है दोनों बॉडीज, ठीक। और ये आपका रफ सरफेस है जिसपे ये रखी हुई है, ठीक। फोर्स इनके ऊपर 400 न्यूटन का लग रहा है, ये आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। और इनके बीच का देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 0.3 दे दिया है, म्यू की वैल्यू दे चुका है 0.3। आपको डिटरमाइन क्या करना है, आपको बताना है एक्सेलरेशन, ठीक, और दोनों बॉडी के बीच में टेंशन कितना है, इस वायर में टेंशन क्या है, और आपको यूज करना है डी एलम्बर्ट थ्योरम, ठीक। तो देखिए हम लोग इसमें करेंगे क्या, हम लोग करेंगे वही पुराना काम, पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग बनाएंगे एफबीडी, ठीक, दोनों बॉडी की एफबीडी बनाएंगे। पहले हम लोग एफबीडी इसका बनाएंगे, फिर इसका बनाएंगे, और सिंपली जो इक्वेशन होते थे, क्योंकि स्टैटिक पर ही कहानी चलेगी, डी एलम्बर्ट आपके बोल ही दिए हैं, तो डी एलम्बर्ट का प्रिंसिपल लगा करके सॉल्व कर डालेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इनको। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो देखिए पहले बॉडी का हम लोग एफबीडी बना रहे हैं, ठीक। पहली बॉडी आपकी 80 किलो न्यूटन की थी, और एक रफ सरफेस पे पड़ी हुई थी, जिसका म्यू आपको आपके पास दिया था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू थी 0.3, ठीक। तो देखिए ये जो बॉडी थी इसका कुछ अपना मास था, ठीक, मास 80 किलो न्यूटन, सॉरी 80 kg था। तो अब हम लोग इसको वेट के टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 80 इंटू 9.81, हम लोग लेके चल रहे हैं ग्रेविटी, होता है ना W = mg, इसी को बेसिकली यूज कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 784.8 न्यूटन, ठीक। और हमने यहाँ से सपोर्ट हटाया है, तो इसके पास कुछ रिएक्शन आएगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो ये हम दिखा दिए आपको रिएक्शन, ये हो गया आपका R, और ये जो रिएक्शन है वेट के बराबर आएगा। पीछे काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया जा चुका है, ठीक। इसके बाद ये आपकी बॉडी थी, इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी 400 न्यूटन के फोर्स से इस डायरेक्शन में, और आपका जो सरफेस था रफ सरफेस था, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, तो ये आपका म्यू इंटू आर के बराबर हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। और बॉडी आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक, और इसके पास इसका जो मास है ये है आपका 80 kg, ठीक। तो जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप लोग जानते हैं F बराबर ma होता है, तो 80 kg ये हो गया। इसके बाद इसके पास कुछ एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, क्योंकि आपने 400 न्यूटन का फोर्स लगाया है तब आपकी बॉडी मूव करना स्टार्ट की है। और ये बॉडी जो थी आपकी एक थ्रेड से कनेक्टेड थी, ठीक। तो इस पे भी आपका टेंशन लग रहा था, तो ये आपका हो गया टेंशन इधर। अब हम करेंगे कुछ नहीं, अब सिंपली बस डी एलम्बर्ट थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग डी एलम्बर्ट थ्योरम, डी एलम्बर्ट थ्योरम या फिर प्रिंसिपल। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल आपका पीछे हम
बता दिए एफ माइनस एम ए इक्वल टू 0 होता है। ठीक, तो सभी फोर्स को हम लोग बैलेंस करेंगे, इक्विलिब्रियम में लाएंगे। तो देखिए 400 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये आपका हो गया 400 माइनस ये आपका टेंशन। ठीक, जो थ्रेड जो ये ब्लॉक किसी दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड था, तो इसमें जो टेंशन आ रहा था, इस टेंशन, ये आपका हो गया टेंशन। इसके बाद देखिए ये आपका फ्रिक्शन फोर्स माइनस म्यू आर। ठीक, इसके बाद ये आपका जो है इनर्शिया फोर्स आपका जो जा रहा है 80 इंटू एक्सेलरेशन, तो इसको हम लोग इक्वल टू कर देंगे, या फिर माइनस इधर ही रख लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 80 इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, अब इसको कर देते हैं हम सॉल्व। 400 माइनस टी, आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है, और आपने आपका जो रिएक्शन है ये वेट के बराबर है, यहाँ पे वेट इतना है, तो मल्टीप्लाइड बाई 784.8 इक्वल टू 80A। अब इन सभी को आप जैसे ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये घटाएंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 164.56 माइनस टी इक्वल टू 80A। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। मतलब ब्लॉक फर्स्ट वाला जो ब्लॉक था, जिसको पहला ब्लॉक माने थे, देख लीजिए ये वाला ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक की कहानी खत्म हो गई। इसको हम लोग एनालिसिस कर लिए। अब हम लोग चलेंगे ब्लॉक 2 की ओर, जो 20 kg का है। ठीक, तो अब ब्लॉक 2 का या बीडी बनाते हैं। तो ब्लॉक 2 आपका 20 kg का है। सेम तरीके से वैसे ही इसका भी वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक, आप जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मास इंटू ग्रेविटी, ठीक, ग्रेविटी 9.81 लेकर के, तो ये आपका आ जाएगा 196.2 न्यूटन। ठीक, और टेंशन इसका इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये देखिए सेम। ठीक, तो टेंशन इसका इधर आ गया। इसके बाद ये भी बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स लग गया इधर। तो फ्रिक्शनल फोर्स इसका भी आ गया म्यू इंटू आर, और ये इसका रहा रिएक्शन आर, जो कि इसके बराबर होगा, वेट के बराबर। और ये जो बॉडी है इसका मास 20 है, ये भी कुछ एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही होगी इस डायरेक्शन में। तो जो इनर्शिया फोर्स आ गया m इंटू ए, तो मास इसका है 20, एक्सेलरेशन पता नहीं, एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है। तो इस अब फिर यहाँ पे दोबारा हम लोग यूज कर देंगे डी-एलम्बर्ट थ्योरम, तो ये आपका निकल के आ जाएगा, ये आपका रहा टी, ठीक, माइनस म्यू आर इक्वल टू 20A। टी पता नहीं है, म्यू की वैल्यू पता है, म्यू है 0.3, आर है आपका 196.2 न्यूटन, 20 इंटू ए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टी माइनस 58.86 इक्वल टू 20A। इक्वेशन 2 हो गया। पीछे इक्वेशन 1 है, ठीक, 2 अननोन है, एक टेंशन दूसरा एक्सेलरेशन, 2 इक्वेशन 2 अननोन, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो टेंशन की वैल्यू आपकी आ जाएगी 80 न्यूटन, और एक्सेलरेशन आपका निकल के आ जाएगा 1.057 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कल मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, मतलब यूनिट 3 में, कि बताइए वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी है या फिर एक स्केलर क्वांटिटी है। तो कुछ लोगों ने रिप्लाई में दिया था कि स्केलर क्वांटिटी है। तो उन लोगों का जो रिप्लाई है, जो आंसर है, टोटली गलत है। उनको थोड़ा ज़रूरत है कि थोड़ा अच्छे से पढ़ें। आपका जो वेट है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि देखिए वेट जो होता है ये आपका मास इंटू
ग्रेविटी के इक्वल टू होता है। ठीक, वेट वेट जो होता है ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि इसके पास तो मैग्नीट्यूड है ही, साथ ही साथ डायरेक्शन भी है। तो वेट आपका जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन आप लोग अपने कॉलेज में या फिर कहीं भी देखते होंगे, वेट के ऊपर हम लोग ये साइन नहीं बनाते हैं। तो हमें लगता है कि वेट हो सकता है स्केलर क्वांटिटी हो, लेकिन नहीं। जो वेट है, वेट आपका, ठीक, वेट आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, ये वेक्टर है। ओके, तो अब हम लोग अपनी अगली टॉपिक पे मूव करते हैं, और अगला टॉपिक है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को समझने से पहले आप ये समझ जाइए कि वर्क होता क्या है। ठीक, तो पहले हम बता देते हैं आपको वर्क, डिनोट करते हैं W से। ठीक, तो आपका जो वर्क है ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, आप लोग जानते ही हैं कि वर्क जो है आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और साथ ही साथ ये आपका डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और वेक्टर का, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट का। तो डेफिनेशन की यदि बात करें तो लिख सकते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी which is given by dot product of force vector and displacement vector। ठीक, अच्छा, अब इसको हम आपको थोड़ा अच्छी भाषा में समझाते हैं कि डेफिनेशन का मतलब क्या है। सपोज करिए ये आपका कोई एक ब्लॉक है। ठीक, ये आपका ब्लॉक रेस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक, इनिशियली ये रेस्ट में है, अभी रुका हुआ है, और ये आपका कोई एक सरफेस है। मान लीजिए, चलिए ये सरफेस जो है स्मूथ है। ठीक, स्मूथ सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन की कहानी नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है 0 है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू 0 है। ऐसा मान के चल रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, ऐसा मान के चल रहे हैं एनालिसिस के लिए। आपने इस पे फोर्स लगाया यहाँ से। ठीक, तो क्या होगा, ये ब्लॉक मूव कर जाएगा इस डायरेक्शन में। सपोज करिए ये मूव होके यहाँ चला आया। ठीक, इस जगह, तो आपका जो वर्क होगा, ठीक, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ से फोर्स लगाएं वहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, सपोज कर लीजिए आपकी d हो गई। ठीक, तो आपका जो वर्क होगा ये F इंटू डी के बराबर होगा, वेक्टर F इंटू वेक्टर D, क्योंकि दिशा भी आपका पता है किस डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव कर रही है। तो ये तो हो गया वर्क के बारे में। ठीक, अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगला टॉपिक है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। देखिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि आपकी जो बॉडी है, ठीक, देखिए डेफिनेशन इसकी क्या बोलती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यूरिंग एनी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। या फिर इसको आप लोग ये बोल सकते हैं कि जो आपका वर्क डन हो रहा है ये काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर हो रहा है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हो रहा है, ठीक, उसके बराबर ही वर्क डन हो रहा है। यही प्रिंसिपल आपका है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल।
मीन्स W इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, यदि थोड़ा प्रिसाइजली बात करें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये आपका जो प्रिंसिपल है ये आपका वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यूरिंग एनी डिस्प्लेसमेंट। जैसे पीछे आप देख रहे थे फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, ड्यूरिंग एनी डिस्प्लेसमेंट, ड्यूरिंग एनी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन बाई, इज इक्वल टू वर्क डन बाई, इज इक्वल टू वर्क डन बाई नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, work done by net force acting on body। मीन्स जो आपका वर्क डन है ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। ठीक, आप लोग यहाँ पे एक शब्द देखे होंगे, नेट फोर्स। ठीक, नेट फोर्स क्या होता है? सपोज करिए ये आपकी कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पे आपने इधर से लगाया 20 किलो न्यूटन का फोर्स। ठीक, और इसी बॉडी पे हमने लगा दिया इधर से 15 किलो न्यूटन का फोर्स। बात ऑब्वियस सी है, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक, आप वर्क डन दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, इस फोर्स के कारण कितना वर्क डन हुआ, दूसरा इस फोर्स के कारण वर्क डन कितना हुआ। बॉडी आपकी मूव करके चली है, यहाँ पे सेम बॉडी है। ठीक, और इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है मान के चलिए आपका 5 मीटर। ठीक, तो आपका जो वर्क डन आएगा, ठीक, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन या फिर वर्क डन बोल सकते हैं, ये आपका होगा नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए नेट फोर्स क्या है, 20 किलो न्यूटन का आप इस डायरेक्शन में लगाए। ठीक, हमारे साइड से ये राइट है, आपके साइड से हो सकता है दूसरा साइड दिख रहा हो, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, हमने इधर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में 20 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से हमने 15 का लगाया। तो यदि दोनों को इक्विलिब्रियम में आप देखेंगे तो सिंपल सी बात है कि 5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है बॉडी पे इस डायरेक्शन में। तो देखिए नेट फोर्स यही आपका हो गया 5, इसके बाद 5 का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये आपका आ गया 25 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम और ये होता है आपका नेट फोर्स। इस पे भी हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हो सकता है AKTU में पूछ दें। तो इस पे बेसिस क्वेश्चन आपका यहाँ पड़ा हुआ है। ये रहा क्वेश्चन आपका दिया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी पता नहीं चल पा रहा है इस पर। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 30 kg, कोई आपकी बॉडी है उसका मास है 30 kg, प्रोजेक्टेड अप एन इंक्लाइंड ऑफ 30 डिग्री विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। वो आपकी ऊपर की ओर प्रोजेक्ट की जा रही है 30 डिग्री के एंगल पे। ठीक, और जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड का है, 10 मीटर पर सेकेंड का है। और द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द कॉन्टैक्टिंग सरफेस इज 0.2, मीन्स म्यू आपके पास 0.2 दे दिया है। डिटरमाइन डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो देखिए ये आपकी बॉडी थी, ठीक, और 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट की जा रही है, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। ठीक, ऊपर की ओर ये मूव कर रही है और जो मूव कर रही है इसकी वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर की ओर इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो देखिए इसको आप सबसे पहले कंपोनेंट में तोड़ लीजिए, जैसे कि पीछे यूनिट फर्स्ट में आपको बताया जा चुका है कि कैसे फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। तो रिजॉल्व करने के बाद देखिए क्या है, रिजल्टेंट फोर्स जो इस ब्लॉक पे एक्ट कर रहा है,
देखिए एम जी साइन थीटा आपका इधर आ रहा है और इसके बाद आपकी का ये जो है म्यू आर, ठीक, को फ्रिक्शन फोर्स जो है ये इधर वर्क कर रहा है। तो नेट फोर्स इस बॉडी पे निकाल लीजिए। तो नेट फोर्स देखिए एम जी साइन थीटा माइनस म्यू आर, ठीक। मास आपके पास दिया था 30, ठीक, और आपके पास जी 10 ले लिया गया है और साइन थीटा, थीटा आपका 30 डिग्री पे है ये। इसके बाद देखिए म्यू की वैल्यू 0.2 थी, फिर मास उतना ही है 30, फिर आपका जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो जी की वैल्यू है ये आपका 10 कंसीडर कर लिया गया है यहाँ पे cos 30। तो सॉल्व करने के बाद नेट फोर्स इस बॉडी पे आपका 98.04 न्यूटन का आ गया। अब क्या करेंगे आपको इसको अब आप यूज करेंगे वर्क एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, जो कि पीछे बताया। पीछे हमने यही बताया था कि वर्क डन बाय ब्लॉक इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। तो ये आपका Fx आ गया, ठीक, जो कि यहाँ पे आप निकाले हैं। और काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं हाफ mv², ठीक। और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो पहले ये इनिशियल इसके पास कुछ वेलोसिटी थी, फिर इसके बाद ये किसी दूसरे वेलोसिटी के साथ मूव करने लगा। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी इसके पास, जब कोई भी ब्लॉक रुका हुआ होगा तो उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो जीरो ही होगी, बात सिंपल सी है। तो ये हो गया 0 और 10 की वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, दिया है। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट निकल के चला आया, ठीक। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और आपसे पूछा यही था कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 15.30 मीटर, मतलब 15.3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोग इस यूनिट को करते हैं एंड, ओके। क्योंकि काफ़ी चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं। यूनिट फर्स्ट अच्छे से डिस्कस किया गया है, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ एंड यूनिट 5 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। तो अब आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग अच्छे से रिवीजन करके 2 तारीख को आपका जो पेपर है पेपर दीजिए, और पेपर देने के बाद आपका कैसा पेपर हुआ उस चीज़ को ज़रूर आप लोग कमेंट में राइट करिएगा, ठीक। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।